गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ा रहे हैं और विद्युत क्षेत्र में हमने आपको घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन समझा दिया। आज हम आवेशन की तीसरी प्रक्रिया को समझाएंगे, जो कि है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आइए देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपने जो पहली विधि पढ़ी थी, कौन सी, घर्षण द्वारा आवेशन, उसमें आपको दो विद्युतरोधी वस्तुओं को परस्पर रगड़ना पड़ा। और आपने जो दूसरी विधि पढ़ी है, कौन सी, चालन द्वारा आवेशन, उसमें आपको रगड़ना नहीं पड़ा, टच कराना पड़ा। लेकिन इन दोनों ही विधियों में आपको संपर्क की आवश्यकता थी, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संपर्क कराना पड़ा। लेकिन आवेशन की इस तीसरी विधि में संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं। आवेशन की इस तीसरी विधि में टच की, देयर इज नो नीड टू टच। ठीक है, मैं पहले इसका एक एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसको पूरा सही तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अनावेशित चालक है, ये कुचालक स्टैंड पर व्यवस्थित है। ये आपका क्या है, कुचालक स्टैंड, और ये है आपका अनावेशित चालक। ठीक है, तो ये आपका एक अनावेशित चालक है जो कि एक कुचालक स्टैंड पर व्यवस्थित है। ठीक है, किसी आवेशित वस्तु को, कोई सी भी हो सकती है, चालक हो या कुचालक हो, किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित चालक के समीप ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए धनावेशित है। धनावेशित का मतलब हुआ ये कांच की छड़ हो सकती है। किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित चालक के समीप ले जाते हैं। अगर हम किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित चालक के समीप ले जाते हैं, तो चालक में तो आप जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चालक में क्या होते हैं, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चालक में उपस्थित समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशित वस्तु से आकर्षित होते हैं, यानी धनावेश से आकर्षित हुए, क्योंकि आप धनावेश वस्तु को लेते हैं। तो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो इस धनावेश से आकर्षित होते हैं और चालक के बाईं ओर जमने लग जाते हैं। बाईं ओर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके जम जाते हैं, और जहां जहां से इलेक्ट्रॉन आए छोड़ के, वहां पर क्या हो जाएगा, धनावेश, दूसरी तरफ धनावेश हो जाएगा। वो होना ही है। प्रतिकर्षण के कारण धनावेश जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे। ठीक है, अगली बार ऐसा कीजिए कि जो आवेशित चालक क्षण को, आवेशित क्षण को, कांच की छड़ मान लीजिए, चालक के समीप रखते हुए, चालक के समीप रखते हुए इसकी बाईं ओर की सतह को भूसंपर्कित करें। भूसंपर्कित, भूसंपर्कित क्या मतलब होता है भूसंपर्कित? देखिए, भूसंपर्कित का मतलब ये ग्राउंडेड कर दिया उसको हमने। ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहां तो इलेक्ट्रॉन है ही है, यहां पे धनावेश है, तो ये उदासीन हो जाते हैं। उदासीन कैसे होते हैं, नीचे से इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी चालक है, नीचे से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इस पर उपस्थित जितने भी धनावेश हैं उन सबको खा पी जाते हैं, यानी एक तरह से उसको क्या कर देते हैं, ये उदासीन कर देते हैं। तो अभी तो यहाँ रहते हैं ऋणावेश, लेकिन नीचे से इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है,
ये है भूसंपर्कित का स्वभाव। अगली बार क्या करना है अपन को, अगली बार हमको इस आवेशित चालक क्षण को भी हटा देना है, आवेशित क्षण को भी हटा देना है, और पृथ्वी से भी संपर्क उसका डिस्कनेक्ट कर देना है। डायग्राम नहीं बना तो इसमें उपस्थित जितना भी ऋण आवेश है वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक बार इस प्रयोग को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ढंग से देखिएगा। हमारे पास एक अनावेशित चालक है जो कि कुचालक स्टैंड पर व्यवस्थित है। एक आवेशित क्षण को अनावेशित चालक के समीप ले जाते हैं। जब हम आवेशित क्षण को अनावेशित चालक के समीप ले जाते हैं तो इसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को, इसमें मतलब आवेशित क्षण जो है धनावेशित है, तो इस चालक क्षण में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को ये आकर्षित करता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब उसकी बाईं ओर की सतह पर जमने लग जाते हैं। परिणाम स्वरूप जितना भी धनावेश है वो राइट साइड पर क्या हो जाता है, जम जाता है प्रतिकर्षण के कारण। धनावेश ऋणावेश प्रतिकर्षण आकर्षण के कारण लेफ्ट साइड पर, और धनावेश प्रतिकर्षण के कारण राइट साइड पर जम जाता है। अगली बार आपको क्या करना है कि इसकी राइट साइड को भूसंपर्कित कर देना है। ऐसा करने पर ये सतह उदासीन हो जाती है। मैं आपको बता दूं, अगर जैसे यहाँ धनावेश है तो नीचे से इलेक्ट्रॉन आकर उसको उदासीन कर देंगे, और अगर यहाँ ऋणावेश होते तो वो ग्राउंड में चले जाते। आप तो ये मानिए कि जिस किसी भी सतह को हम भूसंपर्कित कर देते हैं वो उदासीन हो जाती है, तो ये उदासीन हो जाएगी। अगली बार आपको कांच की छड़ को दूर हटा देना है, और पृथ्वी से संपर्क भी उसका हटा देना है। कांच की छड़ भी हटा देना है और भूसंपर्क भी हटा देना, ठीक है। तो होगा क्या, कांच की छड़ भी हटा दिया आपने, भूसंपर्क भी हटा दिया, तो उसमें उपस्थित जितना भी ऋणावेश है वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसमें कहीं टच कराने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, आवेशन की इस विधि में दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क कराने की आवश्यकता नहीं होती। जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित चालक के समीप ले जाया जाता है, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित चालक के जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित चालक के समीप ले जाया जाता है तो बिना संपर्क कराए प्रेरण द्वारा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना ही, बिना टच कराए प्रेरण द्वारा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना ही, प्रेरण द्वारा बिना संपर्क कराए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित चालक के समीप ले जाकर बिना संपर्क कराए उसमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। ये विधि आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने है, और ये बच्चों आवेशन की तीसरी विधि है, यानी तीसरा तरीका है किसी भी वस्तु को आवेशित करने का। दो तरीके तो आप देख चुके हैं, ये तीसरा मेथड है जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आइए चलिए सर आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक तो कमी है बेटा, और वो कमी ये है कि इसमें आपका जो धनावेश है वो ग्राउंड में जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो उसको बचाना है। उसको कैसे बचाएंगे, देखिए आप ऐसा कीजिए, दो चालक लीजिए, ये हालांकि प्रेरण द्वारा आवेशन ही है, पर इसमें क्या है कि धनावेश को व्यर्थ नहीं होने देंगे। हमने दो चालक गोले लिए हैं, ए व बी, और दोनों को चालक स्टैंड पर रख दिया। अब एक आवेशित कांच की छड़ को, चालक गोले ए के समीप ले जाते हैं। चालक गोले के समीप ले जाएंगे तो जितना भी ऋणावेश होगा, टच किए हुए हैं दोनों एक दूसरे को, जितना भी ऋणावेश होगा ए और बी, वो सब इसकी बाईं सतह पर जम जाता है, और जितना भी धनावेश होता है वो प्रतिकर्षण के कारण चालक गोले बी की दाईं सतह पर जम जाता है। जितना भी ऋणावेश है वो आकर्षण के कारण
चालक गोले A की दाईं सतह पर लग जाता है, बाईं सतह पर, और जितना भी धनावेश है वो प्रतिकर्षण के कारण चालक गोले B की दाईं सतह पर जम जाता है। अगली बार क्या करना है, आपको आवेशित कांच की छड़ को चालक गोले A के समीप रखते हुए इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर देना है। इन दोनों को जब आप डिस्कनेक्ट कर देंगे तो यहां पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋण का आवेश आ जाएगा, और इस पर अभी भी प्रतिकर्षण और आकर्षण के कारण एक तरफ ऋण का आवेश और एक तरफ धन का आवेश बना रहेगा। अगली बार इस कांच की छड़ को हटा दीजिए तो क्या होने वाला है, एक गोले पर धन का आवेश होगा और एक गोले के बीच की दूरी बढ़ा दो। ऐसा करने पर जितना भी ऋण का आवेश होगा चालक गोले A पर वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और जितना भी धन आवेश होगा चालक गोले B पर वो भी एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसमें कुछ व्यर्थ नहीं हुआ, यानी कि वेस्ट नहीं हुआ, यानी वो जो धनावेश जो पड़ा हुआ था वो व्यर्थ नहीं हुआ, सब काम में आ गया, है ना। तो ये एक अच्छी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आप सीख चुके हैं कि 3 तरीके से आप वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे देखते हैं। आइए अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगला टॉपिक है वो है विद्युतदर्शी। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है विद्युतदर्शी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी। हाँ सर, ये क्या उपकरण है सर, विद्युतदर्शी क्या चीज है? देखिए, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का, किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का एवं उसकी ध्रुवता का ज्ञान करने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसका नाम है विद्युतदर्शी। तो विद्युतदर्शी आपको ये बताएगा कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, ठीक है। किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का ज्ञान इसी से ही होगा, ठीक है। तो इसको हमारे जो कोर्स में है वो है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप GL। तो सबसे पहले मैं इसकी बनावट आपको बताऊंगा, मतलब तो आप इसका समझ ही चुके हैं कि ये क्या चीज है, मतलब तो आप इसको समझ ही चुके हैं। विद्युतदर्शी क्या है? ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से आप ये बताएंगे कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, आवेश की उपस्थिति का ज्ञान होगा इससे आपको, ठीक है। तो बनावट बताता हूं, देखिए इसमें कांच का एक पात्र होता है, बनावट है थोड़ा बड़ा बनाता हूं। इसमें कांच का एक पात्र होता है, किसी ग्लास कांच का एक पात्र होता है जिस पर ऊपर इस तरह से एक विद्युत रोधी कॉर्क लगा होता है ना। ये कांच का जार है, कांच का जार, जिस पर ये ऊपर क्या लगा हुआ है,
विद्युत रोधी कॉर्क, विद्युत रोधी कॉर्क एक धातु की छड़ होती है जो इस कॉर्क में ऊर्ध्वाधर लगी होती है। एक धातु की छड़ होती है जो इस कॉर्क में ऊर्ध्वाधर लगी होती है, ठीक है। धातु की छड़ के निचले सिरे पर दो सोने की पन्नी होती है। ये आपकी धातु की छड़ है, धातु की छड़ है, और ये दोनों आपके स्वर्ण पत्र हैं, सोने की पन्नी है, स्वर्ण पत्र, ठीक है। और धातु की छड़ का जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम पॉलिश कर देते हैं। धातु की छड़ के ऊपरी सिरे को हम लोग पॉलिश कर देते हैं। इसको धात्विक घुंडी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? धात्विक घुंडी कहते हैं, ठीक है। ये इसकी बनावट है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में कांच का एक जार होता है जिसमें विद्युत रोधी कॉर्क लगा होता है। एक धातु की छड़ स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में, मतलब इसमें से होते हुए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लटकी होती है। छड़ के निचले सिरे पर दो सोने की पन्नी लगी होती है तथा छड़ के ऊपरी सिरे को पॉलिश कर दिया जाता है, जिसे हम लोग धात्विक घुंडी कहते हैं। ऊपरी सिरे को हम पॉलिश कर देते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? धात्विक घुंडी। तो ये इसकी बनावट है ना। नीचे से थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, थोड़ा सही सा आप ठीक लग रहा है थोड़ा। हाँ जी, तो इसमें मैंने कहा ना दो काम है। पहला काम तो ये है कि आवेश को डिटेक्ट करना, आवेश की उपस्थिति का ज्ञान करना। आवेश की उपस्थिति का पता लगाना। सबसे पहला काम तो उसका ये है कि ये बताएगा कि किसी भी वस्तु पर आवेश है या नहीं है। पहला काम तो उसका यही है बेटा, कि हम ये बताएंगे कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है। अब कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, हम किसी आवेशित वस्तु को धात्विक घुंडी से जब संपर्क कराते हैं, मान लीजिए आपके पास कांच की छड़ है और इस कांच की छड़ को जैसे ही आप धात्विक घुंडी से संपर्क कराते हैं तो धातु तो चालक होती है, तो इस पर उपस्थित समस्त धनावेश धातु की छड़ पे से होता हुआ, धातु की छड़ पर से होता हुआ सोने की पन्नी पर आ जाता है। जितना भी धनावेश है वो धातु की छड़ से होता हुआ किस पे आता है? सोने की पन्नी पर आ जाता है। और प्रतिकर्षण के कारण सोने की पन्नी ऐसे फैल जाती है। तो हम ये बता सकते हैं कि वो वस्तु जो हम लेके आए थे, जो छड़ लेके आए थे, वो आवेशित है। मान लीजिए आपने किसी छड़ को से संपर्क कराया और संपर्क कराने पर सोने की पन्नियों में फैलाव नहीं हुआ, फैली नहीं सोने की पन्नी। जब सोने की पन्नी नहीं फैली तो इसका मतलब उन पर कोई आवेश नहीं है। समझ गए? और आप अगर किसी वस्तु को लेके आए, इसे टच कराया और सोने की पन्नी फैल गई तो इसका मतलब उस पर आवेश है। अभी सिर्फ इतना पता चलेगा कि आवेश है या नहीं है, क्योंकि जैसे अभी तुम धनावेश को टच कराया तो धनावेश के कारण प्रतिकर्षण हो गया। अगर तुम यहाँ एबोनाइट की ओर लेके आते, ऋणावेश लेके आते, तो भी ऐसा ही होता। तो भी ऐसा होता है, ऋणावेश के कारण भी दोनों सोने की पन्नियों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। दोनों सोने की पन्नियां एक दूसरे से दूर भागती है ना। ऋणावेश के कारण भी ऐसा ही होता है। तो पहला काम तो यह है कि आवेश की उपस्थिति का पता लगाना, और जो दूसरा कार्य है वो है आवेश की ध्रुवता का पता लगाना। आवेश की ध्रुवता का पता लगाना। देखिए, आवेश की ध्रुवता पता लगाने के लिए पहले इस एपरेटस को चार्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चार्ज मतलब ऐसा है कि पहले इस एपरेटस को किसी ऐसे आवेश से आवेशित करना पड़ेगा जिस पर आपको पहले से ही पता हो उस पर यह आवेश होगा।
ये पता लगाने के लिए कि किसी आवेशित छड़ पर किस प्रकार का आवेश है, उसमें सबसे पहले इस उपकरण को हमें क्या करना पड़ेगा, आवेशित करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं वो भी बताया था मैं आपको। इसके लिए जैसे मान लो आपके कांच की छड़ से इसको टच कराया तो उस पर धनावेश आए। अब आपको पता है कांच की छड़ पर धनावेश है, एक और आवेशित छड़ लेके आइए और उसको इससे टच कराइए। अगर सोने की पन्नियों के बीच का फैलाव, दोबारा सुनिएगा इस बात को, पहले इस उपकरण को आवेशित करना होगा। जैसे मान लीजिए एक कांच की छड़ को आपने से संपर्क कराया तो सोने की पन्नियों में फैलाव हो जाता है। अब ये उपकरण चार्ज है और आपको पता है कि कांच की छड़ पर धनावेश है। अब आप एक और आवेशित छड़ लेके आइए और आवेशित छड़ लेके आए कि उसे दोबारा से धात्विक गुंडी से संपर्क कराइए। एक और आप आवेशित छड़ लेके आइए और उसको फिर दोबारा से किससे संपर्क कराइए, धात्विक गुंडी से। और जब धात्विक गुंडी से संपर्क कराएंगे तो वो सारा आवेश दोबारा से सोने की पन्नियों पर आएगा और सोने की पन्नियों पर आएगा। सोने की पन्नी के बीच का फैलाव और अधिक बढ़ जाएगा, और ज्यादा फैल जाएंगी सोने की पन्नी। सोने की पन्नी अगर और ज्यादा फैल जाएंगी तो इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब निकालोगे इसका? इसका अर्थ ये है भैया कि जो आपने टच कराया है, जो आपने आवेशित वस्तु को टच कराया उस पर भी कैसा आवेश था, धनावेश। और अगर ऋणावेश की किसी छड़ को संपर्क कराते हो तो सोने की पन्नियां सिकुड़ जाएंगी। तो फिर आप कहते हो सर इस पर कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। तो इस विधि को दोबारा सुनिए। ये पता लगाने के लिए कि किसी वस्तु पर कैसा आवेश है या आवेश की ध्रुवता किस प्रकार की है, सर्वप्रथम इस उपकरण को आवेशित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इस उपकरण को आवेशित। और इस उपकरण को आवेशित करने के लिए इस उपकरण को पहले किसी ज्ञात आवेश द्वारा आवेशित करते हैं। इस उपकरण को पहले किसी ज्ञात आवेश द्वारा आवेशित करते हैं। जैसे धनावेश से इसको संपर्क कराया तो ये धनावेश की गांठ फैल जाती है, इसे ज्ञात आवेश द्वारा आवेशित करते हैं। फिर एक अन्य आवेशित वस्तु को लाकर धात्विक गुंडी से संपर्क कराते हैं। और अगर यदि फैलाव, दोनों पन्नियों के बीच में फैलाव और अधिक बढ़ता है तो इसका अर्थ यह है कि जो आपने आवेशित वस्तु का धात्विक गुंडी से संपर्क कराया है उस पर भी कैसा आवेश है, समान प्रकृति का है, यानी कि एक जैसा आवेश है। और अगर सोने की पन्नियां सिकुड़ जाती हैं, पहले से फैली हुई तो थी लेकिन अगर सिकुड़ गई तो जो आपने आवेशित वस्तु को टच कराया है उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश है। ये है सिस्टम। तो आवेश तो वैसे भी दो तरह के होते हैं, धनावेश या ऋणावेश। तो वो आसानी से हमें पता चल जाएगा कि एक आवेश कैसा है और दूसरा आवेश कैसा है। ये आपका तीसरा लेक्चर है ना। तो इसको देखिए, कल हम और इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।